और अब खबरें देवभूमि की। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री के सलाहकार की पत्नी द्वारा संचालित की जा रही एक कंपनी में मिल रही अनियमितताओं की शिकायत पर गृह विभाग की रिपोर्ट के आधार पर पुलिस मुख्यालय ने ईओडब्ल्यू यानी आर्थिक अपराध शाखा से जांच कराने का निर्णय लिया है। बताते चले कि खानपुर से निर्दलीय विधायक उमेश कुमार लगातार इस मामले को उठा रहे थे और शासन में भी जांच कराने की मांग को लेकर पैरवी कर रहे थे। अब यह मामला राजनीतिक रूप से भी तूल पकड़ने लगा है और ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि अब यह मामला और गर्माने वाला है। मुख्यमंत्री साहब ने जब शपथ ली थी 2017 में, तो उन्होंने अपना सलाहकार नियुक्त किया था के.एस. पंवार साहब को, औद्योगिक सलाहकार। 2017 से लेकर 2020 के बीच में उनकी पत्नी के नाम पे जो कंपनी थी सोशल म्यूचुअल बेनिफिट्स, उस कंपनी में लगभग 180 करोड़ की फिक्स डिपॉजिट्स जमा हुए। हमने जब जांच पड़ताल की तो पता लगा कि बहुत सारे तो मृतक हैं जिनके नाम पर कैश डिपॉजिट्स कराए गए, बहुत सारे बहुत छोटे तबके के, गरीब तबके के लोग हैं जिनको यही नहीं पता कि उनके नाम पर किसी कंपनी में निवेश हैं। तो ये पूरा मनी लॉन्ड्रिंग का केस था। सहारा जैसे स्कैम हुआ था उसी तरीके का स्कैम है और उत्तराखंड का सबसे बड़ा स्कैम है ये। मैंने इसकी शिकायत प्रधानमंत्री जी को भी की थी, ईडी को भी की थी और सरकार को भी। तो इसमें जांच शुरू हो गई थी। उस जांच में गंभीर आरोप जो लगाए गए थे उनको सही मानते हुए सरकार ने इसके लिए शासनादेश जारी कर दिया है कि इसकी जांच अब ईओडब्ल्यू करेगा, इकोनॉमिक ऑफेंस विंग करेगा। तो मुझे लगता है अभी हमारा मामला सही लाइन पर जा रहा है। दोषी पकड़े जाने चाहिए क्योंकि 180 करोड़ रुपया ये आम आदमी का पैसा है, गरीब जनता का पैसा है। यहीं से लूट के कंपनीज में जमा कराया गया, कैश डिपॉजिट्स बनाए गए। तो इसकी जांच होना आवश्यक है ताकि ये भी कुछ मगरमच्छ हैं, ये मगरमच्छ भी सामने आने चाहिए कि जिन्होंने 200 करोड़ रुपया, ये 200 करोड़ तो सिर्फ एक कंपनी का है, पता नहीं ऐसी कितनी कंपनियों में इन लोगों के निवेश होंगे और कहाँ कहाँ होंगे। तो ये सामने। तो सुदीप जैन हमारे विशेष संवाददाता इस पे ज्यादा जानकारी के साथ। सुदीप, ईओडब्ल्यू को जो जांच सौंपी गई है, ये पूरा विवाद, पूरा मामला क्या है? जी देखिए, लगातार जो निर्दलीय विधायक है उमेश कुमार, वो तथ्यों के आधार पर और उनके पास जो दस्तावेज थे उसके आधार पर लगातार मांग कर रहे थे कि जो पूर्व मुख्यमंत्री के एक सलाहकार रहे, उनकी पत्नी व कुछ परिचितों के नाम पर एक कंपनी द्वारा पैसे का गबन किया गया है, पैसे की गड़बड़ की गई है। ये शिकायतें जब पूर्व में हुई तो इसकी जांच सर्वप्रथम एसटीएफ को गई थी। एसटीएफ का मंतव्य जब गृह विभाग को मिला तो अपर सचिव गृह के स्तर से पत्र पुलिस मुख्यालय को भेजा गया और पुलिस मुख्यालय में जो एडीजी कानून व्यवस्था है वी मुरुगेशन, उन्होंने इस पूरे प्रकरण की जांच ईओडब्ल्यू से कराने का निर्णय लेते हुए पत्र ईओडब्ल्यू को जारी कर दिया है। उत्तराखंड में जो ईओडब्ल्यू यानी इकोनॉमिक ऑफेंस विंग जो है, वो सीबीसीआईडी विभाग, जो पुलिस की एक विंग है सीबीसीआईडी, वो देखती है। तो अब वो इसकी जांच कर रही है, जांच करेगी इस पूरे प्रकरण में कि आखिर क्या शिकायत है, किस प्रकार से पैसे की बंदरबाट हुई और किस प्रकार से कंपनी के नियमों को तोड़ा गया और क्या क्या दूसरे आरोप हैं। क्योंकि देखिए, पैसे के लेन देन का, पैसे का विवाद है, इसके अंदर चेन ढूंढना, पैसा किसका था, क्या प्रयोजन था और कहाँ गया, इन सारी चीजों को अब जो ईओडब्ल्यू है वो तफ्तीश करेगी, वो पता लगाएगी। चलिए, बहुत शुक्रिया सुदीप इस तमाम जानकारी के लिए। तो ईओडब्ल्यू जो है अब वो इस पूरे मामले में पर्दाफाश करेगी, जांच करेगी। और विधानसभा में सोमवार को स्पीकर रितु खंडूड़ी ने एक सर्वदलीय बैठक बुलाई। इस बैठक में नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्या, संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल और बीएसपी विधायक मोहम्मद शहजाद और निर्दलीय विधायक संजय ढोभाल मौजूद रहे। शीतकालीन सत्र को लेकर इस बैठक को बुलाया गया था और बैठक के बाद स्पीकर ने कहा कि सत्र कहां आयोजित किया जाएगा, इस पर निर्णय सरकार जल्द लेगी। साथ ही ये भी कहा कि 9 नवंबर को गैरसैंण में राज्य स्थापना दिवस मनाया जाएगा, जिसमें सभी विधायक पहुंचेंगे। वहीं नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्या की माने तो विपक्ष सत्र को गैरसैंण में आहूत करवाना चाहता है। आज बैठक इसलिए बुलाई थी कि हम अब आप जान रहे हैं कि 16 दिसंबर से पहले हमें सत्र करना है और ये बैठक इसलिए थी कि हम लोग आपस में चर्चा कर लें कि तारीखों पे चर्चा कर लें और सदन कहाँ हो इसकी चर्चा करें। तो एक अच्छी चर्चा हुई है और सरकार तक हमने अपनी बात अब रख दी है। अब आगे निर्णय
सरकार लेती है, जैसे आप जानते हैं करेंगी। तो किस तरह की बातचीत रही, तमाम नेता मौजूद रहे देहरादून सभी इसी देखिए ऐसा है कि 9 को क्योंकि स्थापना दिवस है और मैं आपके माध्यम से भी बताना चाहूँगी सभी को कि 9 को हम गैरसैंण में स्थापना दिवस मनाने जा रहे हैं और मेरा निवेदन भी रहेगा और सभी विधायकों को भी पत्र जाएंगे कि इस बार प्रयास करें कि स्थापना दिवस के अवसर पर गैरसैंण पहुँचें और वहाँ हम सब साथ में स्थापना दिवस मनाएं। तो क्योंकि स्थापना दिवस 9 को है, कुछ हमारे लोग हिमाचल के चुनाव में भी व्यस्त हैं, इसलिए 15 के बाद की अभी बात हुई है, लेकिन अभी तारीख का निर्णय। अध्यक्ष विधानसभा जी ने जो बैठक बुलाई थी जिसमें मैं भी उपस्थित था और चूँकि आप जानते हैं कि 16 दिसंबर से पहले हमारा विधानसभा सत्र होना है, कहाँ होना है, कब होना है, इसके बारे में चर्चा की और लगभग सभी ने एक मत से कहा कि भाई चूँकि कैबिनेट में भी ये विषय पास होना होता है तो उसमें पास होगा और माननीय अध्यक्ष जी ने सिर्फ एक सबको एक शुभकामनाएं देते हुए अपनी एक राय व्यक्त करने के लिए बात कही थी और मुझे ऐसा लगता है कि जैसे हमारी कैबिनेट में विषय आएगा तो हम लोग उसमें तय करेंगे सारी स्थिति परिस्थिति को देखते हुए, क्योंकि हमने 16 दिसंबर से पहले तो सत्र लाना ही है, तो उसको बहुत जल्द जब हमारी कैबिनेट की बैठक होगी उसमें हम इस विषय को लाएंगे। जिम्मेदारी है, दायित्व है कि वो पूरी तरह व्यवस्थाएं दुरुस्त करे और जो मुझे तो स्मरण है कि तत्कालीन माननीय मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने विधानसभा में सदन में कहा कि इसको स्थायित्व देने के लिए इसकी जो बुनियादी सब आवश्यकताएं हैं उसके लिए 25,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था सरकार आने वाले भविष्य में करेगी। तो कमिटमेंट है भाजपा का, उसको भी पूरा करना चाहिए सरकार। और गैरसैंण में ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने के बाद से अब तक केवल एक ही सत्र गैरसैंण में करवाया गया है, जो उस वक्त के तत्कालीन मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की सरकार में करवाया गया, जबकि पुष्कर सिंह धामी के मुख्यमंत्री बनने के बाद से एक भी सत्र गैरसैंण में नहीं हुआ। विपक्ष के इन हमलों का जवाब देते हुए बीजेपी प्रवक्ता विपिन कैंथोला ने बताया कि गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने का काम बीजेपी सरकार में ही हुआ है और विधानसभा के इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी काम लगातार किया जा रहा है। अगले साल से ग्रीष्मकालीन सत्र गैरसैंण में ही करवाया जाएगा, ऐसा बीजेपी का आश्वासन है। हम चाहते हैं गैरसैंण में सत्र हो। मैं तो इस बात का व्यक्तिगत, अगर करण मेहरा एज ए अध्यक्ष ना पूछे, करण मेहरा की हैसियत से पूछे, क्योंकि मैं आंदोलनकारी रहा हूँ, जेलों में रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि गैरसैंण, क्योंकि पर्वतीय राज्य की जो अवधारणा थी वो इसीलिए थी कि पहाड़ के लोगों की पीड़ा को, उनके दुख दर्द को कोई नहीं समझता। तो हम चाहते हैं कि स्थायी राजधानी के रूप में वो स्थापित हो और उसके लिए कांग्रेस ने स्टेप भी उठाए, वहाँ इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बना। लेकिन इस समय सत्र बुलाने के लिए मैं ये कहना चाहता हूँ, 6 साल सरकार हो गई, जहाँ कांग्रेस छोड़ के गई थी वहीं आज गैरसैंण है। जो वहाँ हमारे सुरक्षाकर्मी हैं उनके लिए बर्फीले तूफान को झेलने के लिए कोई स्ट्रक्चर तैयार नहीं है, चतुर्श्रेणी कर्मचारियों के आवास अभी तक नहीं है, ड्राइवरों के रहने के लिए आवास नहीं है, जो वहाँ पुलिसकर्मी हैं उनके लिए सुविधाएं आज तक नहीं है, तो उनके लिए भी सुविधाएं करनी चाहिए। और अब तो आधुनिक भारत है, सोलर पैनल्स लगा के इत्यादि करके वहाँ उसको सेंट्रली हीटेड एरिया डेवलप किया जा सकता था और वहाँ सत्र चलना चाहिए। और हम चाहते हैं कि पर्वतीय क्षेत्र की पीड़ा को समझने के लिए ज़रूरी है कि उसकी राजधानी ही नहीं, उसकी जो सत्र हैं वो पहाड़ों में हो, ताकि अधिकारी, कर्मचारी और नेता पहाड़ में रहने वाले लोगों का जो जीवन, कठिन जीवन है, उसको समझ सके और उसके अनुरूप हमारी नीतियाँ बन सके। भारतीय जनता पार्टी तो गैरसैंण को पहचान किस प्रकार के से मिल सके उस पर काम करती है और भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है कि हमने कहा था कि हम गैरसैंण को उसकी पहचान दिलाएंगे, हम उस पर काम कर रहे हैं। हमने गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया है, वहाँ जो इंफ्रा को लेकर के जो काम है, जो बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर होनी है, उस पर तेज़ी से काम चल रहा है और निश्चित रूप से आने वाले समय में गैरसैंण को बेहतर पहचान मिल सके, गैरसैंण की पहचान उत्तराखंड की पहचान है, उस पर भारतीय जनता पार्टी ने अपना पहले ही रुख साफ कर दिया। और देश आज लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती मना रहा है और इस मौके पे पूरा देश सरदार पटेल को याद कर रहा है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस मौके पे चंपावत जिले के बनबसा में रन फॉर यूनिटी को हरी झंडी दिखाई और इस दौरान कई बीजेपी नेता भी मौजूद रहे।
रन फॉर यूनिटी में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद भी दौड़ते हुए दिखाई दिए और इससे पहले पूर्व सीएम ने बच्चों को एकता की शपथ दिलाई और सीएम ने कहा कि चूंकि मौजूदा मुख्यमंत्री अगर पुष्कर सिंह धामी की बात करें तो वो भी यहां पे इन युवाओं के साथ दौड़ते हुए दिखाई दिए। उन्होंने कहा कि सरदार पटेल का जीवन हमें प्रेरणा देता है। उन्होंने राष्ट्र को एक सूत्र में बांधने का काम किया। और राष्ट्रीय एकता दिवस के मौके पर हरिद्वार में गंगा रन 2022 का आयोजन किया गया, जिसमें केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने शिरकत की। उन्होंने कहा कि गंगा की निर्मलता और अविरलता के उद्देश्य से जुड़े अनेक आयोजनों में गंगा रन की भी अपनी लोकप्रियता है। जागरूक नागरिक इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। उधर केंद्रीय मंत्री महेंद्र नाथ पांडे ने बेल के निजीकरण से इनकार किया। इस कार्यक्रम में हरिद्वार सांसद रमेश पोखरियाल निशंक भी मौजूद रहे। सरदार पटेल जी की ये जयंती पर पूरे देश के अंदर राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में हम सब मना रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इसके लिए विशेष प्रेरणाएं दी हैं और माननीय गृह मंत्री जी ने संपूर्ण देश की सभी संस्थाओं को, उपक्रमों को एक विशेष निर्देश दिया है कि अमृतकाल के राष्ट्रीय एकता दिवस को बहुत उल्लास के संग मनाया जाए। उसी क्रम में भारी उद्योग मंत्रालय के लोगों ने आज भेल की यहाँ आज इस राष्ट्रीय एकता दिवस में कार्यक्रम संपन्न हुआ। शपथ में इस आज ये रन फॉर यूनिटी में दौड़ रहे माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वयं आज सुबह स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से सरदार वल्लभ भाई पटेल को श्रद्धांजलि देते हुए ये संकल्प कि हम सब मिलकर के देश को श्रेष्ठ, संपन्न, समृद्ध और शक्तिशाली भारत बनाएं, ऐसा देश का आह्वान किया है। आज नमामि गंगे जो गंगा के अविरल बनाए रखने और गंगा को निर्मल बनाए रखने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से यशस्वी तरीके से काम कर रही है। उनके तत्वावधान में आज ये रन फॉर यूनिटी का आयोजन इस पवित्र स्थल पर किया गया है। साथ में और सरदार पटेल की जयंती और इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि के मौके पर कांग्रेस ने एक विचार गोष्ठी का आयोजन किया। कांग्रेस नेताओं ने पुष्प चढ़ा के दोनों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने बताया कि दोनों ही कांग्रेस के बड़े चेहरे रहे हैं और देश के विकास के लिए अपना योगदान पूरे जीवन काल में देते रहे। इस आयोजन का मकसद जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो उपलब्धियां रही हैं उनका, क्योंकि आज जन्मदिवस है, जयंती है, और इंदिरा जी का शहादत दिवस है। दोनों ही महान विभूतियां कांग्रेस से हैं और उन्होंने राष्ट्र के लिए अनेकों कार्य किए हैं और उनका बलिदान इंदिरा जी का जो है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है, जिसकी जानकारी नई पीढ़ी को होनी चाहिए। इसीलिए गोष्ठी का आयोजन हमने किया है और जो विचार आने चाहिए वो आने थे, क्योंकि एक पार्टी विशेष अब पटेल साहब को अपने से जोड़ के देखने की कोशिश कर रही, उन पटेल को जिन्होंने उनके आरएसएस पे बैन लगाने का काम किया था। सारे विषयों को हम यहाँ गोष्ठी में बोलना चाहते हैं। हम अपने कार्यकर्ताओं के संग चर्चा विमर्श कर रहे हैं और आज हम गुजरात में जो पुल गिरने से लगभग 150 लोगों की मृत्यु हुई है उस पर भी यहाँ मौन और शोक सभा करेंगे, क्योंकि यही मोदी थे जो एक पुल टूटने में 70 लोगों के मरने में कह रहे थे कि ये ईश्वर का इशारा है कि हमको क्या करना चाहिए, और कांग्रेस ने खत्म कर दिया। आज 150 लोग गुजरात में मरे हैं। इसका जवाब नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार, उनकी पार्टी को देना पड़ेगा। पौड़ी जिले की सीमा से लगे उत्तर प्रदेश के कालागढ़ क्षेत्र में निजी हेलीकॉप्टर में तकनीकी खराबी आ गई, जिसके कारण हेलीकॉप्टर के बीच जंगल में आपातकालीन लैंडिंग कराई गई। घटना के वक्त हेलीकॉप्टर में 2 पायलट और यात्री शामिल थे। बताया जा रहा है कि हेलीकॉप्टर देहरादून से हल्द्वानी जा रहा था, तभी रास्ते में तकनीकी खराबी आई, जिसके चलते इसकी इमरजेंसी लैंडिंग करवाई गई। ये पवन का हेलीकॉप्टर उत्तराखंड की नागरिकों की सेवा में चलता है, जो देहरादून से हल्द्वानी जा रहा था। और हमारे हेलीकॉप्टर में एक वार्निंग लाइट आई, जो एक तरह की एक आपातकालीन स्थिति है। तो इसमें हमने स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के एक्शंस को फॉलो करते हुए हमने यहाँ ओपन ग्राउंड को सेलेक्ट किया और सेफली जहाज़ को उतारा। और हमारे साथ एक पैसेंजर हैं जो इंसिडेंटली DGCA के रिप्रेजेंटेटिव हैं, और ये भी आपको बताएंगे कि जहाज़ एकदम सुरक्षित उतरा है। जहाज़ और सारे इसके ऑक्यूपेंट्स एकदम सेफ एंड साउंड हैं
और तुरंत ही मौके पर सैकड़ों लोगों की भीड़ आ गई थी, लेकिन प्रशासन की तरफ से पुलिस व्यवस्था तुरंत उपलब्ध हो गई। भारतीय जनता पार्टी का टिहरी सांसद माला राज्यलक्ष्मी शाह से संपर्क नहीं हो पा रहा है। पार्टी के प्रदेश महामंत्री ने खुद संगठन को इसकी जानकारी दी है। दरअसल बीजेपी प्रदेश संगठन ने रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को सुनने के लिए हर विधानसभा और लोकसभा क्षेत्र में कार्यक्रम आयोजित किया था। इसमें सभी सांसदों की ड्यूटी लगाई गई थी। कार्यक्रम में सांसदों के समन्वय का जिम्मा पार्टी के प्रदेश महामंत्री राजेंद्र सिंह बिष्ट को दिया गया था। उनकी तरफ से तैयार किए गए कार्यक्रम में सभी सांसदों और मन की बात के लिए चिन्हित स्थान का जिक्र किया गया, लेकिन टिहरी सांसद माला राज्यलक्ष्मी शाह के नाम के आगे लिखा गया है कि उनसे संपर्क नहीं हो पाया। इससे सांसद और प्रदेश संगठन के बीच तालमेल की असलियत जो है वो खुलकर सामने आ गई है। सोशल मीडिया में वायरल हुआ पत्र बीजेपी के प्रदेश महामंत्री राजेंद्र सिंह बिष्ट की तरफ से तैयार किया गया है और सांसदों के कार्यक्रम की सूची सोशल मीडिया में वायरल हो रही है। उनका अंदरूनी मामला है, लेकिन उनका क्या कहना है मुझे पता नहीं। लेकिन जब मैं टिहरी इत्यादि के दौरे पे गया था, श्रद्धेय सुमन जी के आवास पे भी मैं गया था, तो लोगों का ये कहना था कि साहब राज परिवार है, आता जाता तो है नहीं, जीतते कैसे हमें पता नहीं है। और पहले के जो टैक्सेस और वो लगे थे जिसका विरोध आदरणीय श्रद्धेय सुमन साहब ने किया था, उसके बावजूद वो जीतती हैं, लोगों के बीच में नहीं जाती। ये शिकायत तो पब्लिक की है। बीजेपी को तो ये बताना चाहिए उन्होंने टिकट क्यों दिया और उनको उन जैसे व्यक्तित्व के लोगों को जो जिनका जनता से कोई सरोकार नहीं है, उनको केवल एक सीट बढ़ाने के लिए टिकट दिया गया या उनसे काम लेने के लिए टिकट दिया गया, ये तो बीजेपी को जवाब देना है। ये बात जारी होता है, उसमें बताया जाता है कौन मंत्री कौन सांसद कहाँ पर रहकर माननीय प्रधानमंत्री जी की बात सुनेंगे। उन्हीं के जो आदेश जारी हुए हैं उनके अनुपालन में जो सूची जारी होती है कि कौन कहाँ जाएगा, उसमें 5 नंबर पर टिहरी सांसद के आगे लिखा है कि संपर्क नहीं हो पा रहा। बड़े दुर्भाग्य की बात है। जिस सांसद से उनकी पार्टी संपर्क नहीं कर पा रही, आम जनता क्या करती होगी। टिहरी का मैं हाल जानता हूँ, वहाँ पे वो देखने के लिए भी नहीं मिलती हैं। आज तक किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में, पब्लिक में, जनता दरबार में, जनता के बीच में कामों का निरीक्षण करने में कुछ नहीं। बस रानी हैं तो भाई रानी, अब देखिए हमारे यहाँ भी एक राजा थे, ऐसी रानी है। तो भाई अब ये राजा रानी के बारे में हम क्या कह सकते हैं, तो उनका अपना तरीका होता है रहने खाने पीने का। प्रधानमंत्री किसने कहा कि असुविधा हुई? कोई किसी प्रकार की असुविधा नहीं। हमारे सांसद, हमारे विधायक लगातार अपने संगठन के और पार्टी विधायक के संपर्क में रहते हैं। और जिस की आप बात कर रहे हैं, वो एक हमारा एक अंदरूनी पत्र था, उस पत्र में वो किसी ने वायरल किया है, लेकिन इस प्रकार कोई बात नहीं है। हमारे सांसद लगातार कार्यकर्ताओं और पार्टी विधायकों और संगठन के संपर्क में रहते हैं। किसने कहा कि असुविधा हुई? कोई किसी प्रकार की असुविधा नहीं है। हमारे सांसद, हमारे विधायक लगातार अपने संगठन के और पार्टी विधायक के संपर्क में रहते हैं। और जिस और लैंसडाउन का नाम बदलने की तैयारी पर कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं। साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि जब सरकारों के पास जनता को बताने के लिए कुछ नहीं होता तो पुराने, कभी ब्रिटिश कालीन कभी मुगल कालीन नाम को बदलने का एक काम किया जाता है। हरीश रावत ने कहा कि शहरों का नाम बदलने की जगह बीजेपी को विकास पर ध्यान देना चाहिए। बीजेपी ने भी हरीश रावत पर पलटवार किया। विकास हो रहा है और उनके नेतृत्व में देश और दुनिया में भारत एक शक्ति के रूप में उभर रहा है। और उन्होंने, माननीय मोदी जी ने देश को, भारत के नए निर्माण की बात की है। और उसी के तहत जो जब हमारी गुलामी की जो पहचान कई अंश यहाँ देश के अंदर हैं, उनको हटा करके अपने नए भारत के निर्माण की बात चल रही है। उसी के तहत अगर ये कदम कई जगह उठाए जा रहे हैं देश में, तो एक सराहनीय कदम है। और ये जो गुलामी की जो हम निशानियाँ हैं, उनको हटा करके अगर नए नाम जो हमारी सांस्कृतिक पहचान के रूप में जाने जाते हैं नाम, उसके और हमारी इतिहास में जो हमारी परंपराएं, उसके तहत अगर कोई नाम रखे जाए तो बहुत सराहनीय कदम है पूरे देश। और देहरादून चक्राता विधायक प्रीतम सिंह ने पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह से मुलाकात की है। चक्राता के विधायक थे और हरक सिंह रावत के
डिफेंस कॉलोनी स्थित आवास में मुलाकात हुई है। प्रीतम सिंह ने हरक सिंह रावत को फूलों का गुलदस्ता देके उन्हें जन्मदिन की बधाई भी दी। तो प्रीतम सिंह ने हरक सिंह रावत को फूलों का गुलदस्ता देके जन्मदिन की बधाई दी। प्रतापनगर विधायक विक्रम नेगी, जसपुर विधायक आदेश चौहान भी मौजूद रहे। तो हरक सिंह रावत के डिफेंस कॉलोनी स्थित आवास में यह मुलाकात हुई। गुजरात के मोरबी में पुल गिरने और बड़ी संख्या में हुई जनहानि की घटना को देखते हुए उत्तराखंड लोक निर्माण विभाग भी सतर्क हो गया है। विभाग के प्रमुख सचिव आर.के. सुधांशु ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रमुख अभियंता से प्रदेश में पुल और वैली ब्रिज की रिपोर्ट तलब गई है। आर.के. सुधांशु ने जानकारी देते हुए बताया कि ऋषिकेश के निकट एक पुल पर संचालन व आवागमन रोका गया था। लोगों का दबाव पुल को खोल देने को लेकर है, लेकिन जनहानि को देखते हुए ये निर्णय नहीं लिया गया है और पुल पर आवागमन को बंद ही रखा गया है। प्रमुख सचिव के मुताबिक अभियंताओं से प्रदेश में ऐसे पुलों को भी रिपोर्ट मांगी गई है जिन्हें बी स्तर से ए स्तर में परिवर्तित किया जाना है। इस श्रेणी का आशय पुलों की कैपेसिटी को बढ़ाना है। मैंने स्पष्ट रूप से निर्देश दिए हैं कि अगर इस तरह के क्षतिग्रस्त अगर पुल हैं तो उसमें जो ऑडिट होता है, एक तो नियत अंतराल पे उसका सेफ्टी ऑडिट होता है, उसके लिए स्पष्ट रूप से लगातार निर्देश दिए गए हैं कि वो ऑडिट करके और उसको अगर यातायात के लिए सुचारू है हो सकती है तो उसको यातायात के लिए सुचारू उसको रखा जाए। आपको एक एग्जांपल देना चाहूँगा कि ऋषिकेश के पास एक बहुत ही पुराना पुल था गंगा नदी पे, जिसमें कि वो ऑडिट में ये बात आई कि ये अब इवन पैदल चलने के लायक नहीं है, तो उस पुल को बंद कर दिया गया है। और उस संबंध में बहुत सारे रिक्वेस्ट भी आई कि इसको खोला जाए क्योंकि इससे दूरी बढ़ जा रही है और इस तरह की दिक्कतें आई, लेकिन चूंकि वो सुरक्षित नहीं था तो उसको बंद कर दिया गया। इसी तरह से इवन हम लोग इस स्तर पर भी कार्रवाई कर रहे हैं कि अगर कुछ ऐसे पुल जो काफ़ी पुराने हैं और बी श्रेणी के हैं लेकिन व्हीकुलर मूवमेंट को देखते हुए अब उसको ए श्रेणी में कन्वर्ट करने की ज़रूरत हुई है, उसके लिए भी प्रमुख अभियंता को स्पष्ट रूप से निर्देश दिए गए हैं कि उस संबंध में शीघ्र सूची उसकी तैयार कर ली जाए। मैंने स्पष्ट रूप से निर्देश दिए हैं कि अगर इस तरह के क्षतिग्रस्त। जिलाधिकारी अल्मोड़ा वंदना ने सोमवार को कलेक्ट्रेट में कोसी नदी स्वच्छता अभियान कार्यक्रम को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने बताया कि आगामी 7 नवंबर को जिला प्रशासन क्लीन कोसी ड्राइव अभियान चलाने जा रहा है। अभियान के तहत कोसी नदी के किनारे प्रशासन सफाई अभियान चलाएगा और कोसी नदी के उद्गम क्षेत्र कोटली से खारब तक करीब 51 किलोमीटर क्षेत्र में सफाई की जाएगी, जिसमें विभागीय अधिकारी, कर्मचारी, स्कूली बच्चे, ग्रामीण और स्थानीय लोग शामिल होंगे। अभियान में 35 ग्राम सभाएं शामिल होंगी। अभी कोसी की स्वच्छता के लिए एक दिवसीय एक वृहद अभियान हम लोगों ने 7 तारीख को प्लान किया है, जिसमें विभिन्न स्वयंसेवी संगठन, महिला मंगल दल, स्वयं सहायता समूह, गांव के जो समीपवर्ती गांवों के लोग हैं, स्कूलों के बच्चे हैं, अधिकारी कर्मचारीगण हैं, वो पार्टिसिपेट करेंगे। और इसका उद्देश्य अल्मोड़ा जनपद की सीमा में कोसी नदी का जितना भी स्ट्रेच पड़ता है उसको एक दिवसीय अभियान के माध्यम से पूरा साफ़ कराया जाना और उसमें जो भी पुराना जगह जगह कूड़े के ढेर या लेगेसी वेस्ट के बड़े बड़े ग्राउंड्स क्रिएट हो गए हैं वो सबको क्लीन कराया जाना है। 50 किलोमीटर से ज़्यादा का स्ट्रेच है और इसको हम लोगों ने लगभग 62 सेक्टर्स के अंदर विभाजित किया है और अलग अलग एरिया को 500-500 मीटर के कुछ स्ट्रेचेस में बांटा है। कोसी नदी के दोनों किनारों को इसमें टेकअप किया है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ वन इंडिया।